जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटीज के करंट अफेयर्स को मंथली कंपाइलेशन के थ्रू कवर करेंगे विद क्रिस्प रिवीजन नोट्स एंड पीवाईक्यू लिंकेजेस। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली न्यूज़ है कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेस करने में इंटरेस्टेड है। अब ये जो डिस्कशन था ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था शंग्रीला डायलॉग के समय पे। शंग्रीला डायलॉग एक तरीके की ऐसी समिट है जो कि एनुअली सिंगापुर में होती है और इसको होस्ट करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी। ठीक है, अब जो फिलीपींस है वो इंडिया का फर्स्ट कस्टमर बन चुका है ब्रह्मोस के लिए। हमने सबसे पहले अगर कभी पूछ लिया कि सबसे पहले ब्रह्मोस किसको एक्सपोर्ट किया है तो वो है फिलीपींस। अभी तक वियतनाम और इंडोनेशिया को नहीं दिया है, फिलीपींस को दिया है। अब ये जो ब्रह्मोस है इसको किसने डेवलप किया है? तो बेसिकली ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसने ब्रह्मोस को डेवलप किया है। अब ये ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो है कहाँ पे? बेसिकली ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। कैसे? जैसे इसमें देखो, इसमें लिखा है ब्रह्मोस। ब्रह्म से हो जाता है ब्रह्मपुत्र और मोस से हो जाता है मॉस्को। ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया की रिवर है और रशिया की रिवर है मॉस्को। इनका जॉइंट वेंचर जो हो गया वो हो गया ब्रह्मोस। जैसे होता है ना विराट और अनुष्का का विरुष्का, वैसे ही ब्रह्मा और मॉस्को का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर का इतना समझ लो। तो इस तरीके से ये जॉइंट वेंचर के थ्रू ये डेवलप किया गया है। अब ब्रह्मोस के बारे में समझते हैं। तो ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक, जिसकी स्पीड कितनी होती है? मैक 2.8 to 3 होती है। मुझे कमेंट करके बताना कि हाइपरसोनिक की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, अब ब्रह्मोस को हम लॉन्च कहाँ से कर सकते हैं? लैंड, एयर एंड सी से। इसकी रेंज कितनी होगी? 290 किलोमीटर और इसकी एक्सटेंडेड रेंज जो होती है वो 450 प्लस किलोमीटर्स की होती है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है। अब ये जो होती है ब्रह्मोस, ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, याद रखना। मैं यहाँ पर क्या पढ़ा अपन ने? यहाँ पर पढ़ा कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं। क्यों? बेसिकली हमें जब भी न्यूज़ पढ़ो ना इस तरीके से पढ़ना। न्यूज़ पढ़ लिया, न्यूज़ से रिलेटेड जैसे जो भी 2-3 बार अगर पीवाईक्यू लगाए होगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब इतना बड़ा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर अपन दोबारा रिवाइज करते नहीं हैं। तो कुछ अपने पास नोट्स होने चाहिए बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ताकि उससे स्टेटमेंट बने तो अपन सॉल्व कर सके। अब देखो यूपीएससी के 2023 में ब्रह्मोस मिसाइल पे क्वेश्चन आया था। अब मैंने बेसिकली किस लिए लगाया है वो समझो। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि अग्नि 5 मिसाइल लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है? अग्नि 5 एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखो इसने क्या लिखा? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जबकि ब्रह्मोस को क्या लिखा है? ये सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अब देखने की बात है कि हमने तो अभी पढ़ा कि ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यहाँ पर ब्रह्मोस के साथ में क्या लिखा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पे किया क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट स्वैप किया है। तो क्या हुआ है? ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ना वो ये है सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और जो ब्रह्मोस है ना वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब इसका स्टेटमेंट इधर, इसका स्टेटमेंट इधर, ऐसे कर दिया है। तो मेरा ये क्वेश्चन लगाने का मतलब ये था कि तुम जब भी न्यूज़ पढ़ो इस तरीके से लिंक करो कि तुम्हारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल में बैठे कि ठीक है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो मेरे को क्या याद रखना है। अब तुम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दोगे कि यार ये सुपरसोनिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है या कौन सी मिसाइल है, क्रूज है कि बैलिस्टिक है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पीवाईक्यूज रिलेवेंट वाले लगा दिए हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपन को कैसे अपने दिमाग में फिट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो डीआरडीओ है ना उसने सक्सेसफुली अभी जो एक एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट किया है। ठीक, ये अपनी न्यूज़ है। अच्छा, बेसिकली जो ये ब्लू वाला बॉक्स है ना, अच्छा यूपीएससी 2026 में जिसने भी मेरे से करंट अफेयर्स किए होंगे उसको तो पता होगा कि अपन करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं पीवाईक्यू लिंकेज करके। जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं कि ये जितना भी ब्लू बॉक्स में तुम्हारा ये
रहता है ना, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर का हेडिंग को कॉपी पेस्ट किया रहता है मैंने, ठीक है, ताकि तुम यहाँ से अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो डायरेक्टली इससे कॉपी करो और जाके पेस्ट कर दो, तुम्हें वो पूरा आर्टिकल मिल जाएगा और तुम उससे पढ़ सकते हो, ठीक। अब मैं उस आर्टिकल से पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के समय पे पूरा न्यूज़पेपर मैगजीन रिवाइज नहीं होती है, इसलिए इस तरीके के नोट्स एक साथ PYQ, न्यूज़ और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उसको फटाफट से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो 1 महीने का मुश्किल से 25 पेज में कवर हो जाता है। अब चलो इस न्यूज़ पे चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो PYQ देखते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। इसमें क्या पूछा है, बराक 8 एक नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, एक नेक्स्ट जनरेशन का लिखा है। क्या है ये, इंडिया कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है, इसके लिए। अब बराक 8 है क्या पता है, बेसिकली बराक 8 जो है ये एक डिफेंस सिस्टम है, और ये जो नहीं, इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बाकी तो मैं आंसर तुम्हें लिख के PDF में दे ही दूंगी, ठीक है। अब ये बराक 8 जो है ये एक डिफेंस सिस्टम है, मतलब डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया, साथ ही साथ S-400 पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वैसे ही यहाँ पे पूछा है एडवांस मिसाइल डिफेंस एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक। अब ये क्या है वो देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक, जैसे तुम्हें अभी ये बताया कि कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई होंगी, रडार, ट्रैकिंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक। क्यों, अब कोई भी डिफेंस सिस्टम होगा, कोई मिसाइल होगी, तो उसमें ना तुम्हें ये वाले सारे कंपोनेंट्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि बिना रडार, बिना ट्रैकिंग सिस्टम के वो मिसाइल किसको मारेगा। तो ये याद रखने की चीज़ नहीं है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है। तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा। इससे होगा क्या, देखो, इससे अपनी हमारी जो स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ है, वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक। अब क्या हो रहा है, इससे ना अपनी इन्हांस होगी इंडिया की एंटी स्ट्राइक कैपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी, ये कॉमन सेंस से तुम लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ओके। अब आते हैं DRDO ने इंडियन एयरफोर्स का, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली एक इंडिजीनियस रुद्रम 2 मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, PYQ, क्योंकि जितनी भी करंट अफेयर्स में तुमको ये पढ़ाऊंगी, बेसिकली मैं इंडियन एक्सप्रेस 4 सोर्स से मैं कवर करती हूँ, और लगभग उसमें रिपीटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, तो मैं सारे जो भी आता है वो एक ही साथ ही एक ही जगह पे कंपाइल करते रहती हूँ, ठीक है। तो इससे नोट्स सही बनते हैं, बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं PYQs देखते रहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें आया है रुद्रम 2 मिसाइल। अब ये रुद्रम 2 मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। क्यों, कैसे पता मेरे को, देखो यहाँ पे क्या पूछा है PYQs में, देखो 23 का PYQ है। क्या पूछा है इसमें कि एयरक्राफ्ट का टाइप और डिस्क्रिप्शन, कि ये C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है क्या, ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्या, इस तरीके की चीज़ पूछा है। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने तो ऐसा भी बन सकता है ना कि रुद्रम 2 है क्या, पता होना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या है। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि ये है एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है अपनी। अब रुद्रम के नाम से तुम्हें पता चल जाएगा कि इंडिजीनियसली बिल्ट है। साथ ही साथ किसने बनाया है, जनरली हमारे यहाँ पे 2-3 ही मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि एक तो DRDO बनाती है, एक HAL बनाती है और एक ग्रीनविच शिपयार्ड लिमिटेड बनाती है। तो बेसिकली इसको बनाया किसने है, DRDO ने बनाया है। रेंज वगैरह जो है वो तुम्हें लमसम में याद रखनी है, पूरी रेंज तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लमसम में याद रखने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी UPSC क्या करता है, वो डाटा को ही चेंज करता है। जनरली जिसने भी PYQs लगाए उन्हें पता होगा, 300 किलोमीटर को अगर वो 3000 किलोमीटर लिखते तो तुम्हें तुरंत पता चलना चाहिए कि यार ये तो गड़बड़ है, इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए तुम्हें लमसम में पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है 300 किलोमीटर के आसपास, 400-300 ऐसे होना चाहिए बस। अब ये क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अभी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ने पड़ा, अब मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट नेविगेशन। मुझे पता होगा कि जनरली सारे लोगों को ही पता होगा कि ये नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। अच्छा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें आर्टिकल में, इतनी इन्फॉर्मेशन मिसाइल के बारे में इंपॉर्टेंट होती है। इससे ज़्यादा टेक्निकल वाला चीज़
किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो अपना आर्सेनल को एक्सपेंड कर रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ये इन क्या लिखा है, गलत है ये, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं सिप्री। ये जनरली क्या करता है, जितने भी वेपन्स वगैरह होते हैं, मिसाइल होते हैं, वॉर हेड्स होते हैं, वो हर कंट्री के काउंट कर करके रख लेता है। लेमैन लैंग्वेज में इतना समझो। इसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें केवल सिक्योरिटी की चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है सिप्री का? स्वीडन में है, ठीक। ये क्या करेगा? ये इसने न्यूज़ क्या दी थी कि इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो इंक्रीज हुआ है। कैसे? 2025 में अपने पास 180 वॉरहेड्स थे, अब अपने पास है 190। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 170 के आसपास है। चाइना के पास 620 के आसपास है, ठीक। मैंने इसको याद नहीं किया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस मैंने 2-3 बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो याद हो गया है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, और ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें याद रखने की। बस लमसम में तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार इनके पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वैसे। अब याद रखने की चीज़ क्या है कि देखो, वर्ल्ड में 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ये तुम्हें याद करना है। क्यों कह रही हूँ याद करना है? क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में एनपीटी के मेंबर्स, एनएसजी के मेंबर्स इनको पूछ चुका है, तो उसके लिए ये पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो ऐसे आजकल उल जलूल से, इतने लेंदी से सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। 2026 में समुद्रयान में कितने लोग गए थे? 2 या 3 ऑप्शन में था, ये तक पूछा गया था। तो अब तुम इसको ये नहीं ट्रीट कर सकते कि यूपीएससी है इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा। यूपीएससी एसएससी के जैसे इंक्लाइंड होता जा रहा है कि वो फैक्ट बेसिस पे पूछ रहा है, तो इसको याद रखना है। अब इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हो चुका है, ठीक। और अब हम धीरे धीरे एक्सपोर्टर भी बनते जा रहे हैं, जैसे फिलीपींस के बारे में बात की अपन ने। अकाउंट फॉर 8.2% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, मतलब जितना भी आर्म इंपोर्ट हो रहा है दुनिया में उसका 8.2 इंडिया कर रहा है। इंडिया का रैंक क्या है कि 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है हम लोग। एनुअल इंक्रीज कितना हुआ है? 8.9% का। तो इसमें मैंने ये सारे उतने तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज के लिए कि अप्रॉक्स में पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है इतना है बस। अब ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने क्यों लिखी? देखो 2014 का PYQ देखो, इसमें क्या लिखा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन इशू करता है? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक। अब ऐसे ही पूछ सकता है ना कि जो सिप्री है वो किस तरीके का काम करता है, क्या करता है, कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली आर्म्स एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो काउंट करने का काम, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम इस सिप्री का रहता है। तो इतना पता हो तो काफ़ी होगा, है ना। जैसे कि ये एकदम बहुत छोटा सा और बहुत एकदम मासूम सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, पता है तो पता है, नहीं पता होगा तो नहीं आंसर लगा सकते। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाँ ये रिपोर्ट कौन निकालता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरली आर्म्स एनिमेशंस वाली चीज़ों पे रिपोर्ट्स निकालेगा, काउंटिंग्स निकालेगा और डाटाज वगैरह रिलीज करता है। तो सिप्री किससे रिलेटेड है? अब चले आगे, ठीक, ओके। अब देखो क्या है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये अभी अभी हो रही थी, ठीक है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक। किसकी एक्सरसाइज है? देखो बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज जब तुम पढ़ो तो उसमें ये पढ़ना चाहिए कि वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री के साथ हो रही है, किस जगह पे हो रही है। मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ उसको कि ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक। दूसरा, किन 2 देशों के बीच में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, क्या पर्पस है और कौन सी आर्मी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही चीज़ें हमें एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में है। अब समझते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया फ्लैगशिप बाई एनियल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज है। बाई एनियल और बाई एनुअल
दोनों अलग अलग चीज़ है। बाई एनुअल का मतलब होता है एक साल में 2 बारी, ठीक, और बाई एनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बारी। तो ये होती है 2 साल में 1 बार। फिर इसको होस्ट कौन करता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स होस्ट करती है। पिच ब्लैक नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये बेसिकली नाइट में जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ना, उससे डील करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है, मतलब ताकि उसमें नाइट ऑपरेशंस में किस तरीके की प्रैक्टिस वगैरह होनी है वो सारी चीज़ इसमें होती है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं? 19 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक। जैसे इसमें पूछा था बाईलेटरल है कि नहीं है, तो वही हो गया कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, क्योंकि 19 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। अब हमारे हाथ से कौन पार्टिसिपेट किया है? इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट की हुई है। फोकस क्या क्या रहता है कि काउंटर एयर ऑपरेशंस पे कर लें, एयर डिफेंस पे कर लें, ठीक है, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशंस पे। और इंडिया जो है वो कब कब पार्टिसिपेट किया है? 2018 से पार्टिसिपेट कर रहा है, 26 में भी पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि बोला है 2 साल में 1 बार होती है, तो देखो 2-2 साल का गैप है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था बेस। बेस क्या क्या हो जाता है? एक डार्विन बेस, एक टिंडल बेस, ये टेंडर नहीं है ना, टिंडल है, टिंडल, ठीक, और एक ये वाला बेस। ये 3 बेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली देखो तुम वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे बेसेस न्यूज़ में थे, तो बहुत से एग्जाम्स जो हैं उसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ठीक है ये बेस है तो कहाँ पे है, रफ रफ तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि जगह, जैसे कि देखो इसमें पुणे के लिए औध पूछ लिया था, है ना, तो इतना तो पता होना चाहिए कि ठीक है कहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा बस पढ़ लो, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे ध्यान में थोड़ा सा आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कौन कौन सी और एक्सरसाइज होती है। तो एक होती है ऑस्ट्रिया हिंद जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है, एक होती है ऑस्ट्रिया इंडेक्स जो कि नेवी के साथ होती है, और एक होती है पिच ब्लैक जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा है कि यार देखो इसमें क्या हो रहा था, राजनाथ सिंह जी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनका एक मतलब उन्होंने ना रिव्यू किया था HAL के प्रोजेक्ट को। क्या प्रोजेक्ट था? जिसमें तेजस MK1A को बनाया जा रहा है। अब इसको बनाने में ना डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? डिले हो रहा है इसीलिए क्योंकि बेसिकली जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इतना सारा जो दुनिया भर का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण ना इसके इंजन आने में डिले हो रहा है। कौन सा इंजन चाहिए इसके लिए? तो GEF404 इंजन इसके लिए चाहिए। कौन बनाता है? USA बनाता है। तो ये याद रखना। अब सोचोगे इतना स्टैटिक ना पढ़े तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ये पिछले 4-5 साल से ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो लिखना ही है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अच्छा, अब ये तेजस जो MK1A पढ़ा है वो है क्या? हमारे पास एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस। इसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम MK1 कहने लगे। कौन मैन्युफैक्चर करता है? HAL। जैसे बताया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कुछ ही हैं अपने पास मैन्युफैक्चरर, तो HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चर करता है इसको। अच्छा, ये क्यों मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्यों बना रहे हैं इसको? क्योंकि ये बेसिकली ना रिप्लेस कर रहा है MiG-21 की फ्लीट को। जो MiG-21 है, जो रशियन ओरिजिन है, उसको ये रिप्लेस कर रहा है बिकॉज जो MiG-21 है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। और जैसे CDS NDA ये स्पेसिफिकली डिफेंस वाले एग्जाम्स होते हैं, FCAT है ना, तो ये सारे एग्जाम्स में जनरली ये पूछ लिया जाता है, एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MiG-21 को और क्या क्या बोलते हैं। तो इसको फ्लाइंग कॉफिन या वीडो मेकर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। जो भी न्यूज़ रहती है न्यूज़पेपर में, ये वाला जो आर्टिकल होगा उसमें ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। सिक्योरिटी में वैसे भी जो न्यूज़ रहती है उसमें फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो अपन को मेंस में कोट करने के लिए चाहिए रहते हैं, बाकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रहता है, और बाकी तो तुम्हारा जो अपन स्टैटिक में पढ़ते हैं है ना सिक्योरिटी को, वो मेंस में लिखने का रहता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वो चीज़ें मेंशन की है जिसको हमको रटना है, जिसको हमको याद करना है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली चीज़ें इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, ठीक है, वो तो अपन स्टैटिक में पढ़ते हैं। जो चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं या मेंस में कहीं डाटा फैक्ट्स वगैरह कोट करना है वो इसमें है, ताकि इसके हर एक पॉइंट्स हम फटाफट याद कर सकें, अपन को रिवाइज करने के लिए ये ईजी पड़े, ठीक है। अब आते हैं मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर। एक मैरीटाइम सेक्टर अ मेजर इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक आर्टिकल था एडिटोरियल। इसमें बहुत बड़ा सारा चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि INS धूनागिरी, INS संधाक्य और INS अग्रे
क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाला पढ़ा था, पूछा था कि ये क्या क्या चीज़ है, वैसे ही इसको भी याद रखो कि ये क्या है, इतना पता होना चाहिए। एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, कौन, धूनागिरी। संदक की क्या है, सर्वे वेसल है। और अग्रेय क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक, बस जैसे ये मैंने PYQ लगा दिया है ऑलरेडी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ठीक है किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसमें जो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अब सीधा सीधा यहीं से सीधा एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, AN-32 क्या है, जैसे अभी पूछा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो ये याद रखना। ये जो है वो क्रैश हो गया था, ठीक, कहाँ हुआ था, जोरहाट असम में। AN-32 आज से पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि इसको ना बायोडीजल से चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, शायद ये चला भी था, तो ये न्यूज़ में था। साथ ही साथ इस आर्टिकल में, जो मैं आर्टिकल मेंशन कर रही हूँ तुमको, उसमें ना जो बायोडीजल बनाने के लिए एक स्पीशीज़ का यूज़ किया गया था, जिसे कहते हैं जेट्रोफा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी चलाया था कि जेट्रोफा को रोड के किनारे किनारे जो खाली ज़मीन होती है उसमें लगाना था और उसको यूज़ करके बायोडीजल बनाना था। अब पता नहीं, वो पेड़ हमारे घर के आसपास भी लगे हुए थे, बट अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, भगवान जाने। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, बता दिया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन है, ठीक, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, पहले यूक्रेन में होता था, देन USSR, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड में उड़ सकता है, बट ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब ये बहुत वज़न उठा के अपने साथ ले जा सकता है। बेसिकली क्या करते हैं, ये 50 पैसेंजर्स को, 40 पैराट्रूपर्स, ये सब ले जा सकते हैं। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना कि नाटो ने इसका नेम जो रखा था, एक क्लीन करके एक नेम रखा है उसने कुछ, ठीक है, तो ये याद रखना कि हाँ किसका नाम है, ये पता होना चाहिए, बस बात खत्म, और उतना कुछ नहीं है। अब देखो दूसरा क्या आ जाते हैं, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आया था कि US ने अटैक कर दिया है MT मैरीवेक्स पे, MT स्टेट बैलो पे और MT जलवीर यूजिंग हेलफायर मिसाइल। ठीक, अब कहाँ पे अटैक हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान में और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अब इंसान को रात को भी जगह कोई पूछेगा ना स्टेट हॉर्मूज कहाँ पे, और इसकी मैपिंग बताओ, लोकेशन बताओ, कि सबको याद हो गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, और नहीं देखा है अभी भी तो एक बार मैपिंग में देख ही लेना। अब इसमें क्या है कि बेसिकली क्या हुआ था, इसमें 3 इंडियन सी फेरर थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि इसमें स्टेट बैलो में वो थे, काम कर रहे थे, और वो इंडिया के साइड से नहीं थे। मतलब ऐसे समझो कि जो शिप थी, जिस शिप में ये थे, ठीक है, वो शिप किसी दूसरी कंट्री की थी, उसमें फ्लैग दूसरी कंट्री का था, ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो जब USA ने उसको स्ट्राइक किया, तो हम उसको डायरेक्टली, USA को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमारी शिप पे क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि वो शिप दूसरों की थी, उसमें थे इंडियंस। अब ये कहाँ पे लिखा है कि हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ये इसमें लिखा हुआ है UN क्लॉज में। UN क्लॉज जनरली क्या होता है, जो हाई सीज वगैरह है ना, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनाइजेशन वाले कंपाइलेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मैंने ये चीज़ लिख दी कि शिप आर जनरली सब्जेक्ट टू ओनली टू द जूरिसडिक्शन ऑफ देयर फ्लैग स्टेट, जिसका फ्लैग होगा उसी के जूरिसडिक्शन में आएगा। ठीक, फिर मैंने PYQ की जगह मैंने ये लगा दिया है। बेसिकली ज्योग्राफी में बहुत बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हाई सीज कितने में होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, टेरिटोरियल जोन कितने का होगा, कॉन्टेजियस, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए डायरेक्टली मैंने इसको ही लगा दिया, क्योंकि इसकी हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से PYQ बना हुआ है, तो ये याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट हुआ था, जिसको हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने फाइनल स्टेज एग्जीक्यूशन के लिए बोला था। ठीक है, ये क्या है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, कि इसको फाइनली हम एग्जीक्यूट करेंगे या क्या करना है, इसमें क्या न्यूज़ थी ऐसा। तो देखो इसमें बेसिकली क्या था कि एक प्रोजेक्ट है जिसको ना पायलट बेसिस पे 7 to 8 लोकेशंस में किया जा रहा है। अब पायलट बेसिस पे क्या होता है समझो, मेरे को पता है
बहुत लोगों को ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन कुछ जो होता है ना, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है अचानक से एक बार में कि ये पायलट प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा। कुछ हिंदी मीडियम्स के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो यार सबको लेकर चलना पड़ता है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जिसको समझ में आ जाए वो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से एक एक चीज़ सुन के समझ के चलो, क्योंकि मैं पूरा न्यूज़ तो पढ़ानी नहीं हूँ, है ना। जितना पढ़ा रही हूँ क्रिस्प पढ़ा रही हूँ, और ताकि तुम्हें समझ में आए, PYQ से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें छोटी छोटी चीज़ बता के चल रही हूँ, ठीक। तो समझो, पायलट प्रोजेक्ट जो होता है कि जब भी हम सिंपल से देखो, हम क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स देने जाते हैं तो साथ से हाथ मॉक टेस्ट लगाते हैं ताकि यार हम जाके जब फाइनल एग्जाम में बैठे तो अच्छा परफॉर्म करें। बस वैसे ही होता है पायलट प्रोजेक्ट, कि वो पहले कुछ छोटी लोकेशंस में वो चीज़ें लगा के देखते हैं कि अच्छा ठीक है, काम कर रही है कि नहीं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फिर वो बड़ी जगह पे लगाते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो अपने फाइनल स्टेज में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बोला गया है। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली ना ये 4 लेयर्स में होगी, जिसमें कि लेयर्स कौन कौन सी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, बॉर्डर सेंटिनल्स का एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ करा जाएगा। इसमें होगा क्या, जो बॉर्डर्स होती है ना उसके पास की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर बना रहे हैं अब, ठीक है, ताकि वहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह हो, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, फेक करेंसी, ये सारी चीज़ों को हम रोक सकेंगे। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, कि कौन सी बॉर्डर पे कौन सी फोर्स जो होती है वो डिप्लॉय रहती है। तो ये जनरली 2-3 जगह पे मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बेसिकली मैं UPSC के जो भी CDS CAPF वाले जो PYQs होते हैं ना, वो मैं डायरेक्टली मेंशन करती हूँ। बाकी वनडे एग्जाम वाले होते हैं ना, तो यार देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अगर किसी एग्जाम में आया है तो मुझे वो छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जनरली ना UPSC कभी कभी अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन पिक करके वो दे देता है। कभी MPPSC के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे इधर उधर करके वो रिपीट होते हैं। जियो साइंटिस्ट के रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, EPFO के आ जाता है कभी कभी, NDA CDS का तो आता ही है। तो मैं ना छोड़ने की कोशिश नहीं करती हूँ कि एटलीस्ट ये सारे जो PYQ टाइप के क्वेश्चन है वो ना छूटे। तो अब ये BSF जो होता है ना, ये पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे होता है, ठीक है, और जो SSB होता है वो नेपाल भूटान बॉर्डर पे होता है। तो ये याद रखना, ये दोनों में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ को याद रखना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं कि 4th S400 अपने पास आ चुका है। अब ये क्या कहा था S400 की, तो अब समझो, मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया अभी बराक 8 डिफेंस सिस्टम, है ना, BMD पढ़ाया डिफेंस सिस्टम, ऐसे ही एक डिफेंस सिस्टम है S400, ठीक। अब इस पे 2023 में PYQ आ चुका है। अब मैं बोल रही हूँ PYQ आ चुका है, तो तुम एक काम करना, जाके चेक कर लेना कि आया है कि नहीं आया है। मैंने वहीं का स्क्रीनशॉट लगा दिया है, फिर भी तुम चेक कर लेना एक बार, ठीक है, तो तुम्हें भी ट्रस्ट हो जाएगा, और ट्रस्ट हो जाए तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। अब S400 की ना 5 जो S400 थे वो हमने मंगाया था, जिसमें से 3 आ चुके हैं, 4th वाला अभी अभी अपन को मिला है, 5th वाला आना बाकी है, ठीक है। क्या है ये S400? बेसिकली ये एक डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या करता है, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, ठीक है, ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई ऐसा आ रहा है, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये हवा में ही उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये क्या करता है, लेयर्ड डिफेंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये मल्टीपल टारगेट को साइमल्टेनियसली शूट कर सकता है। बहुत ही मोबाइल रहता है कि टाटा ट्रक पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद उसको कहीं भी कहीं ऐसे से लेके जा सकते हैं, ठीक। और ये हमारी कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। इतना है। अब एक और न्यूज़ बताती हूँ, S500 भी हम परचेस करने वाले हैं, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन। साथ ही साथ एक और डिफेंस सिस्टम होता है जिसका नाम है थार डिफेंस सिस्टम, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है वो देखो, थार डिफेंस सिस्टम। ये किसका है, ये USA का है, ठीक है, सेम काम रहता है, USA का है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ठीक। S400 जो है वो किसने बनाया है, ये रशिया ने बनाया हुआ है। ऐसे ही एक आता है आयरन डोम, ठीक है, वो भी बताना, मैंने बताया हुआ है कहाँ का है वो। और एक होता है पैट्रियट, ये कहाँ का है देखो। तो डायरेक्टली इसने क्या किया है PYQ में, इसने PYQ में डायरेक्टली डिफरेंट डिफेंस सिस्टम्स के नाम लिखे हैं और उनके बारे में पूछा है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं पूछी है, लेकिन सिंपल चीज़ पूछी है, बट फैक्चुअल देखो। अगर SSC वगैरह में पूछता तो एक फैक्ट पूछता कि S400 कौन सी कंट्री से है, कि लेकिन UPSC है, थोड़ा तो डिफिकल्ट करेगा ना। तो S400 भी पूछ लिया, आयरन डोम भी पूछ लिया, थार भी पूछ लिया, पैट्रियट भी पूछ लिया।
अब बोलो। तो इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। फ्रांस जो है ना वो क्या कर रहा है, बैक मेक इन इंडिया इन डिफेंस सिग्नल्स। और ये क्या है, रफेल डील के बारे में, सिंपल, ठीक है। रफेल के बारे में वैसे भी रफेल न्यूज़ में रहता है तो उसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत याद कर लो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में था तो अपन को रिवाइज करते रहना चाहिए। देखो, इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 114 रफेल जेट्स जो होते हैं वो प्रपोज किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि हाँ ये सारे हमें चाहिए इतने। कौन बनाया है रफेल को? फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन, वो बनाया हुआ है, ठीक। अब जो न्यू मॉडल है जो अब हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या होगा, को डेवलपमेंट होगा। मतलब हम दोनों मिलके करेंगे, फ्रांस और इंडिया दोनों मिलके। वो फ्रांस ही फ्रांस कर देगा तो क्या होगा, अपन को टेक्नोलॉजी शेयर नहीं पड़ेगी, अपन आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे, है ना। तो को डेवलपमेंट हो रही है। अब सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर को सपोर्ट मिलेगा, सेल्फ रिजाइलेंस। जयपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। तो ये जगह याद रखना, अगर जयपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जैसे इस बार पूछा था, पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का नाम लिख के पूछा था कि ये कौन सी लोकेशन में है, मैच द कॉलम में, ठीक है। तो भाई कोई रिस्क मत लो, याद कर लो। अब अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं बायर से सेलर पार्टनरशिप मॉडल पे, मतलब हम केवल बाय करने वाले नहीं होंगे, अब हमको सेल भी करना है। साथ ही साथ ये याद रखो कि रफेल, मिराज 2000 और ये स्कॉर्पियन सबमरीन ये फ्रांस के साथ ही अपन मिलके बनाते हैं। बेसिकली ये फ्रांस में ही बना है। रफेल के साथ पहले रफेल जो था वो फ्रांस बना के देता था, अब हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए एक प्रोजेक्ट 75 है अपने पास जो साइन किया हुआ है, जिसमें अपन को वेला, वागशीर, वागीर, करंज ये सारी सबमरीन्स हैं जो अपन को ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी है, जो फ्रांस के द्वारा बनाई हुई है। तो ये सारे फ्रांस के साथ जो हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन है वो चीज़ है, ठीक है। तो आईआर में भी ये सारे फैक्ट्स का उठा के यूज़ कर देना, ऐसा नहीं कि केवल अपना दिमाग सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो सिक्योरिटी में ही लगाना है, ये सारे सिक्योरिटी में भी यूज़ करना, ठीक है। आत्मनिर्भर वाला कहीं पे आ जाए तो ऐसी सारी चीज़ें यूज़ कर देना कि भाई हम अब स्विच कर रहे हैं हम लोग बायर टू सेलर पार्टनरशिप। ये बड़ी बड़ी हवाबाजी ना मेंस में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखना वहाँ पे। अब ये वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है वो हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनेंगे। और बेसिकली ये वन डे एग्जाम तो छोड़ो, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं अपन, इंडियन होस्ट 2 डे मीट ऑफ छोड़ो, ये जो है ना IR का न्यूज़ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये IR वाले में करेंगे, ठीक है। अभी डिफेंस वाला ही रखते हैं। चलो अब आ जाते हैं आकाश तीर पे। आकाश तीर क्या है, ये भी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ही है। बहुत सारा अलग अलग तरीके से नाम रख देते हैं, अल्टीमेटली ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे याद रखो। क्या है इसका नाम, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक। अब इसमें क्या है, की कंपोनेंट्स मैंने तुम्हें बताया था जनरली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें लिखा है C4ISR। C4 का मतलब क्या हो जाता है, 4 बार C है, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, I फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर सर्विलांस एंड R फॉर रिकनेसेंस। अब आकाश तीर जो है ना वो इंटीग्रेटेड रडार, सेंसर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये जो है इंडियन नेवी का जो त्रिगुण सिस्टम है उसके साथ एयरफोर्स का जो IACCS है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक तरीके से ना यूनिफाइड एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा, ठीक है, ऑल 3 सर्विसेज के लिए। व्हीकल पे माउंट करके रखा जाता है तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये फिर एनोनिमस मॉनिटरिंग के लिए और ये सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फैक्चुअल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट लगा मुझे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये तुम कहीं भी मेंशन कर सकते हो। देखो, हम शिफ्ट कर रहे हैं एयर डिफेंस फ्रॉम पैसिव मॉनिटरिंग टू प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। अब क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें? पैसिव मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि समस्या सिर पे आ जाए और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा प्री आ जाए और तुम्हारा प्री के 3 दिन बचे हैं और तुम अब PYQs करना शुरू कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। प्रोएक्टिव अप डिटेक्शन क्या हो जाता है कि हम 2-3 में कि हम डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, उसके रिलेवेंट PYQs करते जाएं, तो अपन को धीरे 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 पता चलते जाएगा, अच्छा ठीक है कि कौन सी जगह पे अपन को प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ें अपन को समझ नहीं आ रही है, तो अपन पहले से आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि समस्या आ जाए तो मॉनिटरिंग करो, पैसिव मॉनिटरिंग, और ये पहले से आप थोड़ा सा समझ के रखो कि कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो कैसे सॉर्ट आउट करना है।
ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ है ना कि अपन शिफ्ट कर रहे हैं पैसिव मॉनिटरिंग टू प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, कहीं भी मेंशन कर सकते हो एथिक्स वगैरह ये सारी जगह पे, है ना। अब आते हैं कि ग्रेट निकोबार में ना एक आईएनएस बाज का एक्सपेंशन किया जा रहा है। अब आईएनएस बाज सुनने से क्या लगता है कि यार ये कहीं आईएनएस बाज कोई सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर शिप ऐसा चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जनरली अभी अपन ने पढ़ा आईएनएस अग्रे, वो तो एक शैलो वाटरक्राफ्ट था, है ना। अब आईएनएस बाज क्या है, तो लगा देना सबमरीन सर्वे वेसल, कुछ भी लगा देना, बट एक्चुअल में ये कोई शिप विप सबमरीन वगैरह नहीं है, ये बेसिकली ना नेवल एयर स्टेशन है। इसीलिए आईएनएस बाज को ध्यान रखना। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स जो होता है ना आर्टिकल से उठाती हूँ जो एक्चुअल में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिसको एक आध दो बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो अननेसेसरी पूरा आर्टिकल उठा के मैं ये इन्फॉर्मेशन डम कर दूंगी तो क्या मतलब, फिर वही न्यूज़पेपर को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी तो शॉर्ट नोट्स का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अब देखो कहाँ पर है ये आईएनएस बाज, ये एक नेवल एयर स्टेशन है। कहाँ पर लोकेटेड है, कैम्बल बे में है। कैम्बल बे कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है। कब कमीशन किया गया था, 2012 में किया गया था। और ये क्या है, ओनली इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है। मतलब अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों हैं, ये ऐसी एक जगह है। जनरली ये डिफेंस फोर्सेस जब होती हैं, जैसे एयरफोर्स होता है उसकी नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ऐसे सारी कमांड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे नेवी की होती हैं तो नेवी की सारी कमांड्स जो जनरली होती हैं वो सदर्न साइड में ही होती है क्योंकि पानी वहीं पे है, ठीक है। आर्मी की नॉर्थ साइड में, आर्मी की तो सब जगह होती है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, एयरफोर्स की भी वैसी होती है, लेकिन नेवी की नीचे साइड है जनरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक जगह पे कोई कमांड है तीनों सर्विसेज की, तो वो है अंडमान निकोबार की, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अंडमान निकोबार पिछले साल से वो निकोबार प्रोजेक्ट के कारण न्यूज़ में है। उसमें भी बहुत सारी ट्राइब्स तुम्हें मैंने यूपीएससी 2026 में बहुत सारी ट्राइब्स तुम्हें पढ़ाई हुई है कि सेंटिनलीज और शोम्पेन ट्राइब्स, ये सारे पे PIQs बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना अपने दिमाग में ही रिवाइज कर लिया करो, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अच्छा निकोबार, तो निकोबार से रिलेटेड चीज़ें दिमाग में रिवाइज कर लो। वैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्कशन हुआ था 6 डिग्री चैनल का, और चैनल्स का डिस्कशन बार बार बहुत बार हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे पूरी ट्रिक ही लिख दी, समझाती हूँ। अब बेसिकली पता है क्या है कि ये कैम्बल बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है ना, इसका लोकेशन मतलब बेसिकली जो आईएनएस बाज है इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम स्टेट ऑफ मलक्का को और बहुत अच्छे से देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट है ना, बहुत ट्रेड होता है यहाँ से। और ये 6 डिग्री चैनल को, अब बेसिकली 6 डिग्री चैनल ये न्यूज़पेपर में ही लिखा था, तो मैंने देखा भाई ये 6 डिग्री चैनल क्या है, कहाँ से किनको अलग कर रही, ये निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। जनरली 6 डिग्री नहीं मिलता, अपने आसपास की चीज़ें पूछते हैं, बट 6 डिग्री पूछ लिया, अब ये न्यूज़ में है तो निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब बाकी के भी चैनल्स हम यहीं याद कर लेते हैं। कैसे याद करोगे, देखो समझो क्या होता है। एक ट्रिक है, सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पे, यहाँ पे लिखा है सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पे। मामी क्या बोलती है, ग्रेट। कब मिलूं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत इजी है। अब क्या होगा, सुन से, सू से होगा सुमात्रा, न से होगा निकोबार, माँ से होगा मालदीव्स, और मी से हो जाएगा मिनिकॉय। फिर मी से बोला था मिनिकॉय, और ल से हो जाएगा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार, ठीक। पूरी चैनल याद हो गई, तो इसको याद कर लो फटाफट से, सिंपल सा ट्रिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। क्या हो रहा है कि 23rd एडिशन का खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हो रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हें भी पढ़ा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कंट्रीज ध्यान रखो, पर्पस, लोकेशन याद रखो। तो बस सीधा सीधा इसमें देखते हैं कि खान क्वेस्ट किस तरीके की एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 5 हिल्स ट्रेनिंग स्टेशन उलान बतर मंगोलिया में ये हुआ है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन आर्मी का जो जाट रेजिमेंट है, आई थिंक हाँ जाट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। इसमें पर्पस क्या था, इंटरऑपरेबिलिटी, कोलैबोरेशन को इन्हांस करने के लिए। और बेसिकली यहाँ पर जो है ना UN पीस कीपर जो होता है ना, पता होगा, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। अब प्रोवाइड, देखो इसमें लिखा है प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसका ओरिजिन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। तब ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन मंगोलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड।
उसके बाद धीरे धीरे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो गई, पीस कीपिंग 2006 से होने लगा। ठीक है, PYQ तो मेरे रिलेवेंट वाले बता दिए हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना है। फिर कल ही परसों बेसिकली यही 2930 को एक ये बटालियन न्यूज़ में आई थी। कौन सी बटालियन? बाज बटालियन। अभी पढ़ा है आईएनएस बाज, अभी आ गया बाज बटालियन। देख लो कितना कंफ्यूज करने वाला, अगर इसको ध्यान से ना पढ़ा जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और डेली डेली न्यूज़पेपर जब अपन पढ़ते हैं ना, तो एक हफ्ते का न्यूज़पेपर दोबारा ना कोई शॉर्ट नोट से अगर आप रिवाइज ना करो तो पूरा साफ हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो शॉर्ट नोट्स का होना और PYQs का लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है कि यार ठीक है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट पॉइंट, क्योंकि तुम जैसे पेपर देख रहे हो ना, गोल गोल घूमते रह जा रहे हैं पेपर में, इसी कारण हो रहा है। अब देखो, भैरव बटालियन जो थी वो अभी 2025 में न्यूज़ में थी। अब बाज बटालियन आ गई। जैसे ही बाज बटालियन पढ़ा मुझे भैरव बटालियन याद आई। मुझे लगा यार इसी टाइप की बटालियन तो बनी थी। अब मैं कंफ्यूज हो गई, यार ये भैरव है, बाज है, क्या था? तो मैंने उसको देखा, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये अलग बटालियन बनाई गई है। अब दोनों का डिफरेंस यहीं पे देखो। भैरव बटालियन बनाई गई थी, लाइट कॉम्बैट यूनिट है ये, ठीक। ये बाज जो है वो किस लिए बनाई गई है? ये ड्रोन यूनिट है। बेसिकली इसको ड्रोन सर्विलांस वगैरह, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में उसको बहुत ट्रेन किया गया है। इनको लाइट कॉम्बैट के लिए ट्रेन किया गया है। प्राइमरी रोल जो है भैरव बटालियन का क्या है कि रैपिड असॉल्ट करना है, स्पेशल ऑपरेशंस करना है। जबकि बाज का क्या है कि उनको केवल सर्विलांस करना है और रिकॉनेसेंस करना है। ठीक है, फोकस कौन सा है कि हाई मोबिलिटी कॉम्बैट पे इनका फोकस होता है, और ये ड्रोन बेस अगर बैटल फील्ड में कोई काम होता है तो वो उस पर फोकस करते हैं। वॉरफेयर कैसे होगा? ये ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं, ये एयर और अनमैन सिस्टम मतलब वही ड्रोन यूज करना। की सिस्टम क्या क्या होते हैं? ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटीज वाला होता है, और इसमें इंटेलिजेंस एंड प्रिसीजन सपोर्ट। इंपॉर्टेंस क्या होगा? रैपिड रिस्पॉन्स, डीप ऑपरेशन एंड स्पेशल मिशंस के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? रियल टाइम सर्विलांस, रिकनेसेंस एंड प्रिसीजन ऑपरेशंस, ये सब चीज़ के लिए होता है। ठीक, अब आते हैं ड्रोन रिजोल्यूशन एंड मॉडर्न वेयरफेयर एक्सप्लेन। ये एडिटोरियल था। ठीक है, तो मुझे तो उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लगी नहीं। उसमें फिर वही सारी चीज़ें रहती है जो अपन को कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए, जो अपन स्टैटिक में पढ़ते हैं, जो मेंस में रहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसी बातें जो याद करने की चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, क्या है कि उसमें ना कुछ कुछ ड्रोन के बारे में था, क्या पता कल को पूछ ले कि ये कौन क्या है। तो वेम्पायर ड्रोन, जिसको बाबा यागा भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक तरीके का ड्रोन है, ये याद रखना। बस इतना ही याद रखो कि कौन सी क्या है। सिक्योरिटी में जनरली ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, SPV कामिकाजे ड्रोन है, RAM 2, UJ-31 पैरासाइट ड्रोन। फिर ये क्या, ये सारे ड्रोन्स हैं यार, याद कर लो। ये ईरान का है, शेप्ड 136 मुजहर, ये सारे बहुत न्यूज़ में थे इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, हेरॉन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अब एक ड्रोन पे UPSC का PYQ आया था। ये PYQ मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे PYQs एक आध बार तुम्हें, जो भी नए लोग हैं ऐसे तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं कि देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, पहले जब मैं इनिशियली UPSC की प्रिपरेशन करती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था ये इसको कैसे सॉल्व करना है। मुझे कैसे पता होगा कि ये ऑल टाइप ऑफ UAV ऐसा कर सकते हैं? मैंने थोड़ा ना जाके देखा है। तो यही समझो कि वो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसने भी जाके नहीं देखा है। ठीक है, यही लॉजिक है। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कैसा लॉजिक है, ऐसे गलत हो जाएगा, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है। पर ऐसा फोमो में मत रहना, ये यही लॉजिक लगता है वहाँ पे। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, तो इसको ऐसा सोचा करो, कोई तो दुनिया में ऐसा UAV होगा जो वर्टिकल लैंडिंग नहीं करता होगा। ऐसा पॉसिबल है ना? कोई तो दुनिया में होगा। राइटर जो फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन को जाके देख के आया है क्या? पूरी दुनिया की सारे ड्रोन्स को चेक करके आए हैं कि कोई भी ड्रोन ऐसा नहीं है करके कि वर्टिकल लैंडिंग करता है या नहीं करता है? ऐसा नहीं होता है। तो जहां ऑल लगा मतलब पूरा ट्रैप है। ऑल सब कुछ एकदम आइडियल होती ही नहीं है। ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना? फिर इसमें लिखा ऑल टाइप ऑफ UAV कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? बैटरी ही यूज करेगा। बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी से चलाने, अगर सोलर पैनल से भी चलने लगा है आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना ध्यान रखो कि ये ऑल वाला फालतू का ट्रैप लगाता है। ये फ्री के क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये ऑल वाला चीज़ याद रखना। अब क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन था कि रॉकेट फोर्सेस एंड इंडियन चाइना मिसाइल बैलेंस। ये भी एक एडिटोरियल था जिसमें ये बताया था कि इंडिया और चाइना जो होता है उसका जो
मिलिट्री को लेके जो काम रहता है वो किस तरीके का अप्रोच होता है। तो चाइना का अप्रोच क्या होता है भाई, ऑफेंसिव एंड वॉर फाइटिंग अप्रोच होता है कि मानता वो लड़ना ही चाहता है, मतलब वो अपने डिफेंस वाली सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करता है। पर हमारा क्या होता है, इंडिया का डेटरेंस बेस्ड होता है कि हम ये देखते हैं कि हम कैसे एनिमीज़ को रोक सकते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे, हम रोकने की कोशिश करते हैं, ये कब्जाने की कोशिश करते हैं चाइना। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें मुझे लगा कि यार देखो मेजर चाइना मिसाइल बेस, चाइना की मिसाइल बेस अगर न्यूज़ में है तो ठीक है इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ऐसे ही थोड़ा सा याद रख लेना। चाइना के मिसाइल ये देखो कैसे दिख रहे हैं अजीब से, DF ये वो करके, तो ये याद रख लेना कि ऐसे DF से रिलेटेड हो तो चाइना के मिसाइल है या मिसाइल सिस्टम है। क्योंकि पता है जनरली क्या होता है, जो एस्टेरॉइड वगैरह मिलते हैं या फिर कुछ ब्लैक होल वगैरह मिलता है तो उसका भी नाम रख देते हैं आजकल ऐसे ही, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी पूछता है तो इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था, एक क्वेश्चन पूछा था हाइपरसोनिक स्पीड से रिलेटेड, तो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्या, हाँ देखो ये भी लिख सकते हो, देखो मॉडर्न मिसाइल सिस्टम जो हो रहा है ना, रेड्यूस कर दिया है हिमालयस का वैल्यू। क्योंकि पहले सोचते थे हिमालयस है हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये डिफेंस बैरियर है, लेकिन अब तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ चुकी हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ऊपर से एटमॉस्फेयर में जाके आ रही हैं, तो ये तो कुछ अब उतना है नहीं, है ना। अब इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल हैं कि अग्नि, ब्रह्मोस, निर्भय, ये सारी मिसाइल्स हैं। उस न्यूज़पेपर में था तो मैंने मेंशन कर दिया यार, क्यों ही स्किप कर दूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता है इसका मतलब ज़रूरी थोड़ा ना हर किसी इंसान को पता होगा। ठीक है, इंडिया के कौन कौन से गैप हुए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास ना लिमिटेड मिसाइल स्टॉक पाइलिंग है, इनकम्प्लीट लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और अपने पास नो ऑपरेशनल रॉकेट फोर्स नहीं है। बेसिकली रॉकेट फोर्स क्या होती है इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, बस हो गया। बस यह पे बराकेट वाला वही क्वेश्चन मेंशन किया है मैंने कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कि किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें ये शो किया कि यार देखो बराकेट पूछ लिया था किससे रिलेटेड है, कौन सी जगह से हमने लिया है, वैसे ही ये वाले हैं तो इससे पूछ सकता है कि क्या है और कौन सी जगह से लिया है। तो ठीक है गाइस, ये हमारी सिक्योरिटी की जो जून मंथ की कंपाइलेशन थी, ये पूरी PYQs के साथ विद शॉर्ट नोट्स के साथ ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट की कंपाइलेशन को कंप्लीट करेंगे विद स्पीशीज़ एंड न्यूज़ और जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह है इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।